दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चलो पढ़े चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि वस्त्र कैसे बनता है, वस्त्र में विविधता कैसे पाई जाती हैं, किस प्रकार किस किस तरीके के तंतु होते हैं। अब आइए चलते हैं, आज का चैप्टर है चैप्टर 4, वस्तुओं के समूह बनाना। अब देखिए, इसमें दिया है, पहला टॉपिक है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। इसमें है, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। यानी इसमें कह रहा है कि हम लोग जहाँ रहते हैं या फिर जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे चारों ओर अलग अलग तरीके की वस्तुएं दिखाई देती हैं, और ये कह रहा है कि अपने आसपास बैठे गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़ी जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्ययन 1 की सारणी में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उसमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह के स्थान मिल सकता है समूह में। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से बने हैं उनके आधार पर बांट सकते हैं। जैसे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि क्रियाकलाप 1। अब हमने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमने इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के बारे में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए जैसे दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रहालय में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। हमने एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थ से बनी अन्य पदार्थ से बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तु को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हों उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एवं कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तु में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों में बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। जैसे इन्होंने देखा, मतलब कि इन्होंने एक सारणी बनाने की कोशिश की है। जैसे आप भी कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई होती हैं। जैसे कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, कुछ मिट्टियों के बर्तन हो गए, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ लकड़ियों के होते हैं। जैसे इसमें देखो दिखाई दे रहा है प्लेट यानी थाली। थाली हमारी इस्पात से भी बनती है, कांच की भी आती है, और अब तो
फाइबर, प्लास्टिक और लकड़ियों से भी बनी प्लेट आती है। जैसे पेन, हम लोग जिस पेन से लिखते हैं वो पेन प्लास्टिक धातु से बनती है। जैसे आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल देखे होंगे, पेंसिल लकड़ियों से बनता है। आइए अब आगे चलते हैं। बूझो या जानना चाहता है कि क्या आपने या पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। यानी बूझो यह कहना चाह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी वस्तु दो पदार्थों से मिलकर बनी हुई हो सकती है। अब क्रियाकलाप 2 में देखिए, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थ की सूची दी गई है। यानी ये रहा सूची। इन अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 से जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें यह पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न प्रकार से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ की बनी हुई होती हैं। अब आइए देखते हैं, जो हमारी ये चार्ट दी गई है उसमें क्या है। उसमें दिया गया है लकड़ी। लकड़ी किन किन चीज़ों से बनती है। लकड़ी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कुर्सी बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, हल बना सकते हैं, बैलगाड़ी, उनके पहिए, और लकड़ी से भी आजकल बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं। कागज़ से हम लोग पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। अब चमड़ा से जैसे हम लोग बना सकते हैं, बेल्ट बनता है, जूता बनता है। प्लास्टिक से हम लोग प्लास्टिक की बाल्टी, मतलब प्लास्टिक से बनने वाली सभी धातु बना सकते हैं। रुई यानी कॉटन से हम लोग वस्त्र बना सकते हैं, जैसा कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। आइए अब आगे चलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि एक पदार्थ से भी वस्तुएं बनी होती हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती हैं। यानी एक पदार्थ से तो बनी हुई होती ही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी भी हों जो कई पदार्थों से मिलकर बनी हुई हों, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें अभी विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। आइए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थों के गुण। यानी हम लोग जो पदार्थों से वस्तुएं बनती हैं उन पदार्थों के गुण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। अध्ययन 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। यानी जो हम लोगों ने कपड़े के साथ उपयोग किया था। ध्यान रखिएगा कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई और पदार्थ होना चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनने के लिए कागज का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग के बारे में जानने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वे सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ गुण की विवेचना की गई है। आइए देखते हैं नीचे। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे एवं एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाएंगी। अब क्रियाकलाप 3 में देखिए क्या दिया है। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीले दिखाई पड़ती है। चमकीला पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया। क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों को में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं। जैसा भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इसे काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्युतिवान एवं द्युतिहीन
पदार्थों की सूची बनाइए। द्युतिवान या अद्युतिहीन यानी चमकीला और जो चमकीला नहीं है बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों की रेंगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं है, यानी उस पदार्थ को लीजिए और उसको कहीं तक खुरदुरे पार्ट से रगड़िए और रगड़ने के बाद देखिए क्या वह द्युतिवान यानी चमकीला है या नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं, यानी जिनमें भी ऐसा चमकीला चीज दिखाई देता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण है। ये सभी किसके उदाहरण है? धातु के उदाहरण है, क्योंकि देखिए सोना भी चमकता है, आपने देखा होगा आपके घरों में। लोहा भी चमकता है उसको रगड़ने पे, तांबा भी चमकता है। अब आइए देखते हैं, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो धातु अपनी चमक खो देती है तो वो चमक किस लिए खो देती है? वो हवा और नमी के कारण होता है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप पर भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास और यह देखने की इसमें द्युति है अथवा नहीं। आइए फिर देखने कठोरता। कठोरता यानी ऐसा वस्तु जो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन हो जाता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं यानी दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा कुछ के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। मतलब इन सभी को एक चाबी के टुकड़े से खरोचने का प्रयास करिए। जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है उन्हें कोमल कहते हैं, यानी कोमल पदार्थ होते हैं वे सभी। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति यानी चमकीलापन होना, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदुरा होना अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? आइए देखते हैं आगे क्या बताया इसमें। अब इसमें अगला टॉपिक है विलेय अथवा अविलेय। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। आपने गिलास में कुछ मात्रा में चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, यानी धीरे धीरे उसको मिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ क्या होता है। आपने प्रेक्षणों की सारणी में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। मतलब जैसा आपने किया उसको आप नोट कीजिए कॉपी में कि क्या हुआ आपके साथ, क्या लुप्त होता है या नहीं होता है। मतलब जो उसमें हम पानी में चीनी, पानी में नमक और पानी में बालू मिलाए हैं तो उन सभी में कौन सा लुप्त होता है और कौन सा नहीं होता है। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित कीजिए। अब जैसे देखिए इसमें दिया गया है नमक है। नमक को अगर पानी में हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? वो पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, वो उसमें विलय हो जाएगा। यानी चीनी भी विलय हो जाएगा। क्या बालू विलय होगा? नहीं होगा। चॉक पाउडर विलय होगा? लकड़ी का बुरादा विलय होगा? आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आप यह पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ जल में विलेय है। यानी विलेय क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ जब हम वस्तु में मिलाते हैं, घोलते हैं, अगर वह पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं यानी दिखाई ही नहीं पड़ते हैं हमें, तो उसी को हम लोग विलेय पदार्थ कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय लेते हैं। अन्य पदार्थ क्या होते हैं? जो मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, यानी मिलाने पर भी बहुत देर तक मिलाने पर भी ये नहीं होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अविलेय पदार्थ कहा जाता है।
क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं? आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 5। अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 5 में क्या दिया गया है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसमें आधा जल भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई भी द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। विलोड़ित मीन्स मिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। आइए देखते हैं। कुछ जो होते हैं वो मिश्रित हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो मिश्रित नहीं होते। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ का प्रयोग दोहराइए। अब हम यह देख सकते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी कुछ द्रव जो होंगे वो सच में मिश्रित हो जाएंगे, मतलब पूर्णतः तरीके से जल में वो मिश्रित हो जाएंगे। कुछ अन्य होंगे जो नहीं मिश्रित होंगे। ऐसे को छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं, यानी उनका एक अलग ही परत दिखाई देगा कि वो आधे से ग्लास में पानी में ऑयल यानी तेल डालेंगे तो उसका आपका देखेंगे कि वो ऊपर उठ जाएगा तेल और एक अलग ही परत उसका बना रहेगा। आइए अब आगे देखते हैं। जैसे इसमें देखिए सिरका देखे होंगे आप लोग, आपके घरों में होगा सिरका। उसको आप अगर जल में मिलाएंगे तो वो मिश्रित हो जाता है। जैसे नींबू का रस आप कभी मिला के देखिएगा घर में, नींबू का रस भी मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होगा, नारियल का तेल भी मिश्रित नहीं होगा और केरोसिन भी मिश्रित नहीं होगा। बूझो या सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। मतलब उनका कहना है कि अगर जल में मिश्रित नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है वो किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित हो जाए। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस से भी जल में विलीन हो जाती हैं, यानी जो हमारे आसपास पाई जाने वाली जो गैसें हैं क्या वो भी जल में विलीन होंगी या कि नहीं होंगी। आइए आगे पढ़ते हैं। कुछ जैसे जल में विलेय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, यानी जो हम लोग जल पीते हैं उसमें कौन सी विलीन है, जल में विलीन होती है ऑक्सीजन गैस। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में कि जल में विलीन होने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। तो जैसे आपने इसमें देखा कि उदाहरण दिया गया है कि जल में विलीन होने वाली गैसें ऑक्सीजन गैस है। वो जल में रहने वाले जंतु या पादपों की उत्तर जीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो जल में ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन जो जल में पाई जाने वाली मछलियाँ या फिर जो भी जंतु और पादप होती हैं उनकी जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे चलते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो तैरती रहती हैं। अब आइए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं, यानी जो विलेय नहीं हो पाते, जो नहीं मिल पाते जल में, वो पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे, अन्य डूबकर गिलास के तली में जाकर पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप अपनी से तालाब में फेंकते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दीजिए। यानी इसमें कहना चाह रहा है कि आप लोग वो किस लिए, जब हम लोग जल में कोई भी चीज़ें जैसे पत्थर डालते हैं तो वो डूब क्यों जाता है, और जैसे कुछ पत्तियां हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो तैरती हैं वो तैरती क्यों हैं, उसके बारे में जानने के लिए बोला है। अन्य द्रव्य जैसे तेल में वह यही पदार्थ तैरते अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे, आइए देखते हैं। पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना?
क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शिता कहा जाता है। यानी उन पदार्थों अथवा सामग्री जिन्हें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शिता कहते हैं। देखिए गाइस, हम आपके लिए हर सारी एनसीईआरटी की बुक्स का 6 to 8 तक का हम ले आएंगे। हो सकता है 9, 10, 11, 12 का भी ले आए। मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, ताकि मैं आगे का वीडियो भी बना सकूं। अब देखिए, आते हैं वापस अपने चैप्टर पर। तो यानी पारदर्शिता क्या है? पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। यानी जैसे कांच की आपने देखा होगा, घरों में खिड़कियां होती हैं, उन खिड़कियों से आर पार दिखाई देता है। या फिर आप बस पे बैठे हो, कभी बस से ही देखिए तो दिखता है। जल होता है, जल में भी आप कभी एक बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें अपना हाथ डाल के देखिए, आपका हाथ दिखेगा। वायु होता है, हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन हम लोग जो भी चीज़ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं भी होती हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच तथा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें पहुंचने पे ही दिख जाता है। कस्टमर्स को जो वहाँ पहुंचते हैं खरीदने के लिए, उन लोगों को पारदर्शी शीशे की वजह से सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं दिख जाती हैं कि वाह कितनी अच्छी मिठाइयाँ रखी हैं। आइए चलते हैं आगे। वस्तुओं के समूह बनाना। अब देखिए किस प्रकार की वस्तुओं का समूह हमें बनाना है। ये देखिए, जैसे इसमें दिया गया है दुकानों में रखी पारदर्शी बोतलें। इसमें देखिए आपको दिख रही हैं किस किस प्रकार की चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, बिस्किट्स रखी हुई हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिसमें होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते। यानी उनको क्या बोलेंगे फिर? उसको पारदर्शी बोलते थे, तो इसको अपारदर्शी बोलेंगे। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स के गत्ते में अथवा डिब्बे में धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु या पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। क्या आप अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप 6 करके देखते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को जलाइए। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए, यानी जो हुआ उसको आप लिखिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैला लीजिए। कागज के इस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले से अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। यानी अभी हम लोगों ने पारदर्शी, अपारदर्शी पढ़ा। अब पारभासी क्या होते हैं? पारभासी वे होते हैं जो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। यानी जैसे हमने देखा कि कागज का टुकड़ा लिया, उसमें से जब हमने टॉर्च जलाया तो बहुत कम लाइट आई, लेकिन उसमें जब थोड़ा सा ऑयल लगाया तो लाइट आई, परंतु उतनी भी नहीं आई कि हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। कागज पर लगे इस तैलीय धब्बे को याद कीजिए, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ के वसा के लिए परीक्षण के लिए किया था। याद आया ना? फर्स्ट चैप्टर, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी रूप में बांट सकते हैं। यानी पदार्थों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? पदार्थ को 3 भागों से बांटा जा सकता है। उसमें से है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। पहेली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के
कांच को हथेली पर ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का प्रेक्षण किया। वह यह जानना चाहती है कि क्या हमारे हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। आप लोग भी कर सकते हैं सब दोस्तों घर में। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताएं अथवा विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। हमने पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकें। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में कोन में रखता है, सभी साबुनों को एक स्थान पर, जबकि अन्य अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों के इस प्रकार समूहन बांटकर उनके गुणों का अध्ययन अथवा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग कभी गए होंगे दुकानों में या फिर आजकल मॉल खुल गए हैं, वहाँ जाइए तो आप देखिएगा कि वहाँ अगर साबुन रखा हुआ है तो वहाँ सारे साबुन रखे रहेंगे, तो आप उनमें से बहुत अच्छे तरीके से जांच परख कर लेंगे कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं अच्छा है, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या गुण है, यानी आप अवलोकन करने में आपको सुविधा हो जाएगी। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाएं में करेंगे, यानी अब इनके बारे में, यानी पदार्थों के गुणों के बारे में हम लोग और अध्ययन कब करेंगे? जब हम लोग और उच्च कक्षा में जाएंगे, जाएंगे। अब आइए देखते हैं कुछ हमारे एनसीईआरटी की बुक में प्रमुख शब्द दिए रहते हैं। जैसे कठोर, कठोर हमने बताया था वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग दबाते हैं और वो आसानी से नहीं दबते, उन्हें कठोर कहते हैं। अविलेय क्या होते हैं? अविलेय वे होते हैं जो आसानी से जल में नहीं घुलते हैं। धुती में क्या होता है? धुती में वे पदार्थ होते हैं वे जो उसको हम लोग रगड़ते काटते हैं तो उसमें से वो चमकीला होता है, यानी चमकीला दिखाई पड़ता है। पदार्थ क्या है? पदार्थ हमारे आसपास की पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो किसी न किसी चीज़ से बनी हैं, उन्हीं को हम पदार्थ कहते हैं। धातु क्या होती है? धातु वो होती है जो जो वे धातुएं होती हैं जो चमकीली होती हैं, यानी धुती में होती हैं, वो धातु होती हैं। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिसको हम लोग एक देख नहीं सकते हैं, मतलब उनमें से आर पार देख नहीं सकते हैं। रुक्ष, खुरदुरा, यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बहुत खुरदुरे होते हैं। विलेय यानी जो जल में आसानी से विलेय हो जाते हैं, जैसे चीनी को पानी में मिलाना, नींबू को पानी में मिलाना। पारभासी क्या होते हैं? पारभासी और पारदर्शी, पारदर्शी वे होते हैं जो हमें एक दूसरे से एकदम आसानी से देखा जा सकता है, जैसे घरों में लगी कांच की खिड़कियाँ। और अब पारभासी वे होते हैं, पारभासी वे होते हैं जिसमें से हमें दिखाई तो पड़ता है एक आर पार, परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आइए सारांश भी देख लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के किससे बनी हुई हैं? पदार्थों से बनी हुई हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, यानी इसमें कहा गया है कि पदार्थों को बहुत सारी वस्तुओं से बनाते हैं। हो सकता है कुछ वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी हुई हो और कुछ वस्तुएं कई सारी पदार्थों को मिलाकर बनाया गया हो। अब पदार्थों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कोई कलर की वजह से भिन्न है, कोई आकृतियों की वजह से भिन्न है, कोई पदार्थों की वजह से भिन्न है। और जो वो पदार्थ जो दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि अन्य कुछ होते हैं जो खुरदरे होते हैं, तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। मतलब कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ चमकदार होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं। कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं या अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होती है, लकड़ी अपारदर्शी होती है और कुछ पारभासी होती है। पदार्थों को अनेक गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। तो आपने क्या देखा दोस्तों? आपने यह देखा कि हम लोगों ने धातुओं को कितनी प्रकार में